आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के, पॉलिटिकल साइंस के और लोक प्रशासन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के 40 प्रकार बताए थे। सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के कुल 27 प्रकार बताए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, आपदा राहत राष्ट्रीय कोष की स्थापना का वर्ष है 1994। 1994 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में, लातूर और उस्मानाबाद इन जिलों में खतरनाक भूकंप आया था और पीड़ित जनता की सहायता करने के लिए भारत में उस समय तक कोई कोष बना हुआ नहीं था। तो सरकार ने इस घटना से सबक लेते हुए तत्कालीन जो सरकार थी केंद्र में, पीवी नरसिम्हा राव की, उसने आपदा राहत राष्ट्रीय कोष का गठन 94 में कर दिया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, संसद में अनुदान मांगों पर मतदान के लिए निर्धारित दिन होते हैं 26। वैसे बजट पारित करने के लिए कुल दिन होते हैं 75, लेकिन 75 में से 26 दिन अनुदान मांगों पर वोटिंग के लिए निर्धारित हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट शुरू करने वाले वित्त मंत्री का नाम है वीपी सिंह। राजीव गांधी की सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। उस सरकार में वो रक्षा मंत्री भी रहे। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने 1986-87 के बजट में शून्य आधारित बजट कुछ विभागों में शुरू किया था। वैसे शून्य आधारित बजट और परफॉर्मेंस बजट ये दोनों अमेरिका की देन है। पांचवा क्वेश्चन है, बजट भाषण को महान राष्ट्रीय भाषण भी कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष में एक बार दिया जाता है। पूरे देश की इस पर निगाहें होती है। प्रत्येक व्यक्ति वित्त मंत्री को ध्यान से सुनने का प्रयास करता है। छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य जेबी कृपलानी ने रखा था। मित्रों, ये अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, किंतु प्रश्न जब आता है कि पहला किस सरकार के खिलाफ रखा गया, तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ। सातवां क्वेश्चन है, फ्रेडरिक्स के बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह के अध्यक्ष रिचर्ड गैबल बने। फ्रेडरिक्स चीन के थे जिन्होंने विकासशील देशों का काफी अच्छे ढंग से अध्ययन किया था, और जो अमेरिका में गठित हुआ था तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह 1963 में, वो कई वर्ष तक फ्रेडरिक्स उसके अध्यक्ष रहे और उनके हटने के बाद रिचर्ड गैबल इसके अध्यक्ष बने। आठवां क्वेश्चन है मित्रों, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत में राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, उसी प्रकार ब्रिटेन में दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा का एक रूप है और इससे सरकार का गठन होता है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड में उच्च सदन माना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 650 सदस्य होते हैं। नौवां क्वेश्चन है मित्रों, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का उच्च सदन है। इसमें भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन, कुलीन पुरुष और चर्च के प्रतिनिधि, न्यायपालिका के सर्वोच्च सदस्य आदि कई प्रकार के सदस्य इसमें होते हैं। और 2009 में वहाँ सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है इंग्लैंड में। उससे पहले वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तो ये न्यायिक कार्य भी करता था, यानी न्याय की सर्वोच्च अदालत माना जाता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। और मित्रों, ये भी ध्यान रखें कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो बैठकें हैं वो इंग्लैंड के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में होती हैं। उस हॉल का क्या नाम है? वेस्ट मिनिस्टर हॉल। 10वां क्वेश्चन है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, जबकि भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअल पावर्स क्या होते हैं? जो विषय या विभाग केंद्र और राज्यों के मध्य बांटे नहीं गए हैं उनको, या दोनों के लिए समान महत्वपूर्ण हैं, उन विभागों को अवशिष्ट शक्तियों में बांटा जाता है और वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं भारत में। 11वां क्वेश्चन है मित्रों, डेस्क ऑफिसर अवधारणा। डेस्क ऑफिसर अवधारणा क्या होती है कि एक ही डेस्क यानी एक ही टेबल के ऊपर 2-3 प्रकार के अधिकारी और बाबू बैठे हैं और कोई भी फाइल है वो एक टेबल से दूसरे टेबल पर नहीं जा पाए, एक टेबल पर ही समस्या का समाधान हो। इस अवधारणा का नाम है डेस्क ऑफिसर अवधारणा। ये 1973 में भारत के केंद्रीय सचिवालय में शुरू की गई थी। 5वें वेतन आयोग ने बहुत बल दिया था कि डेस्क ऑफिसर अवधारणा को और मजबूती से लागू किया जाए।
12वां क्वेश्चन है, विभागीय प्रणाली को डॉक्टर MP शर्मा ने 3 मंजिला इमारत कहा है, जिसमें ऊपरी मंजिल यानी सर्वोच्च मंजिल के ऊपर राजनेता होते हैं और मध्य मंजिल में सचिव यानी सीनियर IAS अधिकारी और निचली मंजिल में डायरेक्टर यानी जूनियर IAS ऑफिसर होते हैं। डायरेक्टर जो है वो कार्यपालिका का एक अधिकारी है और सचिव या मंत्री जो नियम बनाते हैं उन नियमों को लागू करने का काम निदेशक करता है। तो मित्रों, ये एक लाइन अभिकरण है निदेशक। तो 3 मंजिला इमारत का नाम किसने दिया है? डॉक्टर MP शर्मा ने, जो भारत में लोक प्रशासन के एक शुरुआत के प्रोफेसरों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेसर थे। आगामी 13वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो है जनगणना और राजभाषा विभाग, ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन है, ये राज्य के नहीं, क्योंकि जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है, राजभाषा भी संघ सूची का विषय है। 14वां क्वेश्चन है मित्रों, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर में है और ये राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष भी गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। 15वां क्वेश्चन है, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेल, हिंदी में इसको कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल, ये संघ सूची में आता है, जबकि GRP जिसको गवर्नमेंट रेलवे पुलिस कहते हैं ये राज्य सूची का विषय है। मित्रों ध्यान रखें, पुलिस अर्धसैनिक बल तो केंद्रीय सूची में आते हैं संघ सूची में, और पुलिस जो होती है वो राज्य सूची में आती है। तो GRP जो होती है ना रेलवे पुलिस, वो राज्य सूची का विषय है। 16वां क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को तनाव का संस्थाकरण करने वाली व्यवस्था भी कहा गया है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में जो तनाव होते हैं उनको केंद्र राज्य संबंधों के जो संबंधित धाराएं हैं उनके द्वारा उनको हल किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई ने नौकरशाही की तुलना उस घोड़े से की है जो दुर्बल घुड़सवार को तो दूर फेंक देता है किंतु शक्तिशाली घुड़सवार के आगे नतमस्तक हो जाता है, यानी एक तरीके से ये नौकरशाही की आलोचना है। 18वां क्वेश्चन है मित्रों, TN शेषन जो कभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और भारत में चुनाव सुधारों के जनक वही माने जाते हैं। TN शेषन से पहले कोई नहीं जानता था कि ये चुनाव आयोग भी एक संस्था होती है। TN शेषन ने यह जता दिया कि लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी संस्था यदि कोई है, महत्वपूर्ण संस्था है, तो वो है चुनाव आयोग। तो TN शेषन ने नौकरशाही को, क्योंकि वो खुद एक सीनियर IAS ऑफिसर थे और केरला से आते थे, बाद में राष्ट्रपति का चुनाव भी वो लड़े थे। TN शेषन ने नौकरशाही को रीढ़ विहीन प्राणी कहा है, यानी कि रीढ़ विहीन प्राणी किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। तो वो स्थिति उन्होंने नौकरशाहों की बताई कि नौकरशाह कभी किसी नेता के पक्ष में जा सकते हैं या कभी किसी के पक्ष में। 19वां क्वेश्चन है मित्रों, CP भामरी, ये CP भामरी भारत के लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं और अग्रणी लेखक हैं। CP भामरी ने लोक सेवा आयोग को बंद नौकरशाही निगम कहा था। 20वां क्वेश्चन है, पॉल एपलबी ने भारत में कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की आलोचना की है और पॉल एपलबी ने भारतीय जो लेखा परीक्षा है इसकी भी आलोचना की है। 21वां क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम। मित्रों अंत्योदय कार्यक्रम 1977 में राजस्थान से शुरू हुआ है और इसके जनक भैरव सिंह शेखावत माने जाते थे। ये 2 अक्टूबर 1977 को राजस्थान से शुरू हुआ, बाद में भारत सरकार ने भी इसको शुरू किया। गांव के सबसे 5 गरीब परिवारों को आर्थिक संबलन प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। 22वां क्वेश्चन है, एपलबी ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में लोक निगमों को का सरकारी स्वरूप बनाए रखने का सुझाव दिया था, जबकि अपना दूसरा प्रतिवेदन जब उन्होंने डाला तो उसमें उन्होंने लोक निगमों के संबंध में अपने विचारों को संशोधित करते हुए कहा था कि लोक निगमों को ऑटोनॉमी या स्वायत्तता दी जाए ताकि वे व्यापार कार्य अच्छे ढंग से कर सकें। तो इसकी एपलबी की जो 2 रिपोर्टें हैं दोनों में लोक निगमों के संबंध में उसके विरोधाभासी विचार हैं। पहले में वो लोक निगमों की आलोचना करता है और सरकार
का अंकुश ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास करता है और दूसरे में वो स्वायत्ता देने का प्रयास कर रहा है। 23वां क्वेश्चन है, कृषि आय कर का सुझाव एप्पलबी ने दिया था। साथियों, अभी तक भारत में कृषि पर आय कर नहीं लगता, भले ही कितनी आय हो जाए, लेकिन एप्पलबी अमेरिका के एक प्रशासक थे जिनको भारत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की जांच करने के लिए नियुक्त किया था, तो उन्होंने कृषि आयकर का भी सुझाव दिया था। भारत में वीटले काउंसिलें होती हैं इंग्लैंड में, कर्मचारियों के और सरकार के बीच के जो विवादास्पद बिंदु हैं उनको निपटाने के लिए, तो भारत में वीटले परिषदों की स्थापना तथा भर्तियों में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सुझाव गोरवाला ने दिया था। 25वां क्वेश्चन है मित्रों, विकास प्रशासन शब्द यूएल गोस्वामी ने दिया था। ये यूएल गोस्वामी भारत के निवासी थे। आगामी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 26वां क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के संदर्भ में चार्ल्स मेरियम ने लोक प्रशासन को कैंची के 2 फलकों वाला औजार माना है। इस औजार का एक फलक पोस्ट कॉर्ब को माना है, तो दूसरा फलक पाठ्य विषय का ज्ञान था। 27वां क्वेश्चन है साथियों, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है, यानी अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है वो अब तक 3 बार लगा है, और वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में लगता है वो अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। तो 352 का आपातकाल 3 बार लगा है। प्रथम आपातकाल चीन युद्ध के समय यानी 1962 में लगा था और ये बाह्य आक्रमण के कारण लागू हुआ। ये 10 जनवरी 1968 तक चला, यानी लगभग 6 साल तक ये आपातकाल भारत में लागू रहा। दूसरा आपातकाल पाकिस्तान युद्ध के समय यानी 1971 में 3 दिसंबर 1971 को लागू किया गया। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और एक बांग्लादेश नया राष्ट्र बना। ये जो आपातकाल है ये 21 मार्च 1977 तक रहा और जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उस सरकार ने इस आपातकाल को यानी दूसरे आपातकाल को उठाया था। और जब दूसरा आपातकाल चल रहा था उसी स्थिति में इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 की रात को विपक्ष के नेताओं को नज़रबंद करते हुए, जेलों में डालते हुए और देश में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर आपातकाल लगा दिया था, जो तीसरा आपातकाल था। दूसरा आपातकाल देश में चल रहा था। इसी के बीच इंदिरा सरकार ने आंतरिक अशांति के नाम पर 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षरों से तीसरा आपातकाल लगाकर विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला गया। मित्रों, उस समय जेपी ने एक आंदोलन चलाया था, जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदयी विचारक थे, और उनके आंदोलन से जनता में जो एक अराजकता की स्थिति थी, देश में विचारों का उद्दोलन शुरू हो गया था। उस उद्दोलन को दबाने के लिए 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षरों से तीसरा आपातकाल लागू किया गया, जिसकी देश में और विदेशों में बहुत निंदा हुई। जब जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ मार्च में, और तो उन्होंने 21 मार्च 1977 को दोनों आपातकालों को यानी दूसरे और तीसरे को समाप्त कर दिया। अभी तक इस देश में 3 बार आपातकाल लगा है। 30वां क्वेश्चन है, प्रशासन में मनोवैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत MP फॉलेट ने की थी। और 31वां क्वेश्चन है, केस स्टडी यानी प्रकरण अध्ययन, ये अमेरिका से शुरू किए गए हैं और हम साइकोलॉजी के जितने भी टेस्ट पढ़ते हैं उनमें भी ज़्यादातर अमेरिका की देन है। 32वां क्वेश्चन है मित्रों, फिफ्नर और शेरवुड ने 4 प्रकार के पद सोपान बताए हैं। पहला है कार्य आधारित पद सोपान, दूसरा है प्रतिष्ठा आधारित पद सोपान, तीसरा है कुशलताओं का पद सोपान और चौथा है वेतन आधारित पद सोपान। 33वां क्वेश्चन है, MP शर्मा यानी महादेव प्रसाद शर्मा के अनुसार पद सोपान एक धागा है जिसमें सभी हिस्सों को एक साथ सिला जाता है। अब हम आगामी 34वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 34वां क्वेश्चन है, जेम्स डी मुने जो लोक प्रशासन के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, जेम्स डी मुने ने समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत माना था।
35वां क्वेश्चन है मित्रों, MP फोलेट यानी मैरी पॉर्कर फोलेट ने प्रत्यायोजन कहते हैं डेलीगेशन को, यानी अपने अधिकार दूसरे को देना, इस स्थिति को प्रत्यायोजन कहते हैं। तो MP फोलेट ने प्रत्यायोजन को सांगठनिक विचारधारा का केवल मिथक माना था, यानी प्रत्यायोजन की MP फोलेट ने आलोचना की है, इसको एक सत्य घटना वो नहीं मानती। 36वां क्वेश्चन है, लोकपाल का आदर्श वाक्य यानी मोटो जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो है माँ गृधे कश्यसी वदनम। इसका अर्थ होता है अर्थात दूसरे के धन का लालच कभी मत करो। ये जो लोकपाल संस्था है भारत में बन चुकी है, अभी तक 2 लोकपाल बने हैं। 37वां क्वेश्चन है, टेरी ने 3 प्रकार के प्रत्यायोजन बताए हैं। 38वां क्वेश्चन है, नेतृत्व का जीवन चक्र दृष्टिकोण देने वाले व्यक्ति का नाम था पॉल हर्शे और केनेथ ब्लेनकॉर्ड। इसमें अनुयायियों की महत्ता पर बल दिया जाता है। 39वां क्वेश्चन है, नेतृत्व से संबंधित हाउस का मार्गदर्शन दृष्टिकोण। 40वां है, MP फोलेट ने नेता के 3 कार्य बताए हैं। पहला कार्य है समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन बनाना। दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण, यानी संगठन क्या कार्य करेगा, क्या उपलब्धियां करेगा, किस दिशा में जाएगा, ये निर्णय या टारगेट जो है वो फिक्स करने वाला नेता होता है। तीसरा है पूर्वानुमान लगाना, यानी किसी भी घटना का पहले पूर्वानुमान लगाने का काम नेता करता है। ये तीनों गुण फोलेट ने बताए हैं। 41वां क्वेश्चन है, FM मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है अभिभावक नौकरशाही, जिसका उदाहरण उन्होंने चीन और प्रशा की नौकरशाही के रूप में दिया था। और दूसरा है जातीय नौकरशाही, जिसमें यानी ब्यूरोक्रेट्स एक ही जाति के होते हैं, उसको जातीय नौकरशाही कहा गया। तीसरा है संरक्षक नौकरशाही, यानी जिसमें उच्च पद पर बैठा व्यक्ति नीचे वाले व्यक्तियों को संरक्षण देता है, जिसका उदाहरण अमेरिका में जो 1883 तक लूट प्रणाली प्रचलित थी वो संरक्षक नौकरशाही का उदाहरण थी। और चौथा है गुण आधारित नौकरशाही। 42वां क्वेश्चन है मित्रों, नौकरशाही को सरकार का चौथी शाखा माना जाता है। वैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, लेकिन नौकरशाही को सरकार की चौथी शाखा कहते हैं। 43वां क्वेश्चन है बकमास्टरशिप ये पार्किंसन नामक विद्वान का बताया गया नियम है। इसमें क्या होता है कि विकासशील देशों में उच्च अधिकारी कठिन कार्यों को निचले कार्मिकों पर डालते जाते हैं और कार्यों में विलंब करते जाते हैं। इस नियम को बकमास्टरशिप कहते हैं। 44वां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की परिभाषा इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 161 में दी गई है। 45वां क्वेश्चन है, 2 आपातकाल लगाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। मित्रों, ये भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए थे और ये समय से पूर्व ही इनका देहांत हो गया था। और 2 आपातकाल लगाते समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम तो वो है इंदिरा गांधी। 46वां क्वेश्चन है, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने वाले 3 व्यक्ति, पहले थे वीवी गिरी, बाद में बने थे मोहम्मद हिदायतुल्ला और तीसरे थे बीडी जती। इनमें बीडी जती और हिदायतुल्ला राष्ट्रपति पूर्णकालिक राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। वीवी गिरी बाद में चुनाव लड़ करके और राष्ट्रपति बन गए थे। 47वां क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण जो बिल पारित हुआ है उसके लागू होने का वर्ष है 2009। 48वां क्वेश्चन है, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी पहले वीवी गिरी के सामने राष्ट्रपति का चुनाव हारे थे और बाद में ये निर्विरोध राष्ट्रपति इंदिरा गांधी के प्रयास से बने थे और पहले इंदिरा गांधी के प्रयास से चुनाव हारे थे। 48वां क्वेश्चन हो गया एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति वाला नीलम संजीव रेड्डी। 49वां क्वेश्चन है, द्वितीय वरीयता मतों से विजयी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति वो थे वीवी गिरी। ये कांग्रेस से कैंडिडेट थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि कांग्रेस जन आत्मा की आवाज पर मत डालें और इस नारे से वीवी गिरी जो है
नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और वीवी गिरी द्वितीय वरीयता से के वोटों से चुनाव जीत गए। 50वां क्वेश्चन है, अल्प सूचना प्रश्न जो संसद में पूछे जाते हैं उनकी टाइम लिमिट के बारे में। तो अल्प सूचना प्रश्न की सूचना 10 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को दी जानी चाहिए, तभी वो प्रश्न पूछा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो मित्रों, ये जो अपने 50 क्वेश्चन आज किए हैं ये जीके में, पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एड तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप ध्यान से याद रखें। धन्यवाद।